हेलो स्टूडेंट, हम जो है हिंदी मीडियम का क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली का प्री बोर्ड का क्वेश्चन है ये। रैखिक समीकरण के युग्म 3x माइनस टू वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 का मतलब 4 आपको आंसर दिए हैं। कौन सा आंसर सही है? कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले मैं जो है क्वेश्चन को लिख लेता हूँ कॉपी में और उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये था 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 था और दूसरी जो है रेखिक क्वेश्चन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 दे रखा है और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 दे रखा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है। तो ये 3 और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। इनका रेशियो ले लेते हैं। उसी तरह से y का कोएफिशिएंट यहाँ -2 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। अब इनको चेक करते हैं, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं तो ऐसे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी उसका एक ही हल आता है। तो हमने ये प्रश्न तो कर लिया, लेकिन इसके साथ जो है हम इसके 3 कंसेप्ट भी रिविजन कर लेते हैं कि जो ये पहला वाला जो कंसेप्ट है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर यहीं से सीधे दोनों हल नहीं आते हैं तो हम क्या मानते हैं कि उसको जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है। ऐसे जो है जैसे ये एक लाइन ये दे रखी है आपको, एक लाइन ये दे रखी है, तो ऐसे का जो सॉल्यूशन आता है ये लाइनें ऐसे एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है। तो और अगर सपोज जो है ये हल नहीं आता, अगर हल इस तरह से आता है a1 अपन a2 के इक्वल और ये b1 अपन b2 आप डिवाइड करोगे ना, सपोज ये 1/2 है, ठीक है, और इसका रेशो 3/6 आया। 3/6 का मतलब क्या हुआ? 1/2 है। एक तीसरा रेशो c1 अपन c2 आ गया, वो आगे से 5/10 आ गया, पर रेशो तो 1/2 ही रहा ना। तो ये अगर तीनों ही आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में जो है हम लिखते हैं इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसमें क्या होती है, दोनों लाइन जो है एक के ऊपर एक आ जाती है, इस तरह से एक दूसरे को जो है पूरा ढक लेती हैं दोनों लाइन। और तीसरा सॉल्यूशन जो है इसका, क्योंकि आप तीनों को याद कर लिए, तीसरा जो है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, लेकिन c1 अपॉन c2 के नहीं आता, इसके को नहीं आता है, तो उसके उसमें कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं है। उस केस में क्या होता है कि दोनों लाइनें जो है आपस में जो है समांतर चली जाती हैं। तो आपको बस ये याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो 1 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप इस मॉडल टेस्ट पेपर का हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक इमारत की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात, इमारत की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात 1:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो 4 हल देखें, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इसकी फिगर बना लेते हैं। किस तरह से इसकी फिगर बनेगी? क्वेश्चन नंबर 2 है, ये माना कि हमने जो है हमारा इमारत है और उस इमारत की जो छाया होगी उसके ठीक नीचे होगी। ये ए बी इमारत है और बी सी उसकी छाया है, और यहाँ पर जो है हमारे सूर्य महाराज देवता हैं, उनका जो है उन्नयन कोण जो है इसके सूर्य जी का, तो वो ये थीटा है। अब देखिए इसमें जो है हमें जो अनुपात दे रखा है ए बी बट्टे बी सी का जो अनुपात दे रखा है 1:1 दे रखा है। इसको चाहे तो हम k/k भी ले सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि रेशो जो है कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि 8/8 हो, 10/10 हो, तो इसलिए k/k। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए ज़्यादा। अब आप इसमें ये मान के चलिए कि ये इसको हम जो है इस एंगल के लिए हमारा लंब होता है और ये हमारा आधार होता है। तो ये लंब जो है आपका लंब बट्टे आधार जो है, इसमें जो है त्रिकोणमिति का जो है ये रेशो tan थीटा इक्वल टू लगेगा ए बी बट्टे बी सी। अब ए बी बट्टे बी सी का जो रेशो है वो क्या है? 1:1। भाई के से के कटेगा, कुल मिला के tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब tan थीटा जो है, tan थीटा का मान 1 किस पे होता है? ये आपको याद होना चाहिए। tan थीटा 1 जो है tan 45 डिग्री पे होता है, तो थीटा का मान जो है इस तरह से 45 डिग्री आ गया। अब इस क्वेश्चन में तो 1:1 दे रखा है, आपने थीटा डिग्री 45 निकाल दिया। इसी तरह के क्वेश्चन मतलब मीनार दे दिया और उसका छाया दे दी
हो सकता है वो अनुपात जो है कुछ आपको और दे दे, ठीक है। तब आपको ध्यान में रखना है कि त्रिकोणमिति का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर टेन थीटा में पर लंब बटे आधार लगता है, ठीक है, और इसी तरह से कॉट थीटा में आधार बटे लंब लगता है। तो इस तरह से कुल मिला के जो है आपका जो है 1 नंबर का एक प्रश्न हल हुआ। अब देखिए हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु 4, 6 और -1, 1 हैं। वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु ये हैं, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से चैप्टर का होगा, किस पे ये क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसको हम पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। वृत्त हम बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बनाया, ये बन गया हमारा वृत्त, जो कि उतना अच्छा नहीं बना है। अब इस वृत्त का केंद्र हम पहले लेंगे। केंद्र से जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं, ठीक है जी। ये केंद्र है इसका, ये इसकी, ये अब जो है ये जो है अंतिम, इस व्यास के अंतिम बिंदु एक, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इस ए का मान, इस ए के निर्देशांक जो है आपको 4, 6 दे रखे हैं, और इस बी के निर्देशांक आपको -1 और 1 दे रखे हैं। अब आपसे पूछ तो ये वृत्त की त्रिज्या रहा है आपसे, आप इस ए बी की मतलब वृत्त का व्यास निकाल लो। अब ऐसा कौन सा आपका जो है चैप्टर है जिसमें जो है ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा। तो अगर आपका दिमाग में एकदम से बात क्लिक कर जाए कि ये तो दूरी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 दिए होते हैं और बी के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 दिए होते हैं, तो आप जो है डी का फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये लगा दीजिए आप ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या बन गया, x2, ये आपका x1 होता है, बाद वाला कोऑर्डिनेट y1 होता है, ठीक है। ये x2 होता है, बाद वाला कोऑर्डिनेट y2 होता है। तो आपका फॉर्मूला बना आपका x2 यानी -1 माइनस फॉर्मूले का है x1 4 है का स्क्वायर प्लस y2 जो है 1 है, फिर y1 6 है, ठीक है ना। तो -1 -4 इसके अंदर का स्क्वायर बना तो -5 का स्क्वायर बन गया ना, इसी के अंदर बना ये -5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 1 - 6 जो है ये भी -5 का स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर के अंदर माइनस है तो इनके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये 25 + 25 यानी √50 हो जाएगा। √50 को आप लिख सकते हैं 25 × 2, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और ये 2 अंदर रहेगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो है 5√2 आया। तो 5√2 ब्यास आया ना आपके पास। इसने तो त्रिज्या पूछी है हमसे, प्रश्न में पूछा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी 5√2 का आधा क्या हो गया, 5√2/2 ही हो गया। तो ये इसका आंसर जो है आपका बी होगा, 5√2/2। कन्फ्यूजन के लिए इसने जो है प्लस माइनस भी ले रखा है, तो हम इसे पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। 5√2 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जो है ये प्रश्न नंबर 3 हमने हल कर दिया है। और एक प्रश्न जो है इसका और हम लेके चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है, दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और DE, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ई दे रखा है, फिर AB/AC इक्वल टू ED/EF दे रखा है, और फिर एंगल F इक्वल टू 48 डिग्री दे रखा है। तो एंगल C का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। और अब दिमाग में ये चलिए कि ये प्रश्न जो है आपके किस चैप्टर का होगा, इसमें कौन सा ऐसा कंसेप्ट होगा जो कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि इसमें जो है आपका समरूप जो है त्रिभुज का कंसेप्ट लगेगा। इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, आप दोनों को लिख लीजिए पहले। एक त्रिभुज तो ABC दे रखा है और एक त्रिभुज जो है आपको दे रखा है DE। आपको क्या काम होता है कि आप इसकी एक रफ फिगर बना लीजिए। जैसे ये मैंने ABC बनाया, ABC, ठीक है, और ये बनाया मैंने DE। सबसे पहले बात कि इसने हमको दिया हुआ है कि एंगल A जो है एंगल E के इक्वल दिया हुआ है। तो जो एंगल दिया हुआ है इसका एंगल A जो है एंगल E के इक्वल दिया है, तो इधर एंगल A लिखिए, ठीक है, इधर एंगल E लिखिए। एंगल A एंगल E के इक्वल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें दूसरी चीज़ इसमें दे रखा है कि AB/AC,
इक्वल टू दिया हुआ है ED अपॉन EF, ED अपॉन EF, ठीक है। तो ये AB अपॉन AC इधर ले रखा, आप ऐसा करिए AB अपॉन इसके नीचे ED ले आइए, AB अपॉन ED इक्वल टू AC ऊपर कर दीजिए AC अपॉन EF। ऐसा क्यों करें मैं बताता हूँ। ये AB हो गया आपका और ये आपका इधर से जो है आपने जो है ये ED हो गया, ठीक है। तो AB अपॉन AD और उसके बाद दूसरा जो है इसका ये AC आ गया और इसका जो है ये साइड क्या आ गया DF आ गया, ठीक है ना। AC अपॉन AC के अपॉन में क्या आ गया EF आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि AB अपॉन AC में ये एंगल A हो गया और यहाँ पे जो है दूसरे जो साइड आपके पास ये है AC, इधर मैंने इस ट्राइंगल का AC अपॉन EF, ठीक है। इनमें जो है आप इस तरह से मान के चलिए कि इनका जो है रेशो सेम है, तो इनके जो है बीच के एंगल जो है एंगल A जो है ये एंगल E के इक्वल दे रखे हैं, इनका ये रेशो भी सेम दे रखा है। एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स में उनके बीच का एंगल सेम हो, ये एंगल A एंगल E के इक्वल दे ही रखा है आपको, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो भी सेम हो, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का जो आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, तो उस केस में जो है जैसे एंगल ए जो है एंगल ई के इक्वल हो गया है, तो इसका जो दूसरा वाला एंगल जो है ये जो एंगल एफ जो है एंगल सी के बराबर हो जाएगा। एंगल एफ की वैल्यू जो है एंगल सी के बराबर हो जाएगी, यानी इसका आंसर भी जो है वही होगा जो एंगल एफ की वैल्यू होगी। तो इसका आंसर जो है आपका 48 डिग्री आ जाएगा। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 दे रखा है, तो उनकी परिधि का क्या अनुपात दे रखा है। तो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है आपको। वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, वृत्तों का क्षेत्रफल जो है एक का वृत्त जो है πr² ले लीजिए, एक का πr² ले लीजिए। ये 9:16 दे रखा है, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, तो r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर क्या आ गया 9:16। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो इससे उनका त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा 3:4। अब पूछा है उनके परिधि का अनुपात क्या होगा, तो परिधि का अनुपात का मतलब 2πr से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परिधि का अनुपात भी जो है 3:4 आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।